देखो ये क्या है, पत्ते, इसको कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। अगर पशुओं का गोबर भी है वो भी क्या है, कार्बनिक पदार्थ। फसलों के अवशेष भी हैं वो भी क्या है, कार्बनिक पदार्थ। ये भी क्या है, कार्बनिक पदार्थ। जैसे अधिकांश लोग अपने घर में नीम के, बरगद के पेड़ के नीचे रोजाना झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू लगा के एक माचिस की आग से सब साफ कर देते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं कि जितना भी झाड़ू लगेगा वो सब यहाँ इकट्ठा हो गया। ये कार्बनिक पदार्थ है। इससे जब भीगेगा, जब नमी पाएगा तो ये कार्बन बनेगा। ठीक है ना, क्या बनेगा, कार्बन। जैसे पत्ती है, ये पत्ती अभी हरी है या पीली है। ये पत्ती जब नमी में जमीन के टच में डली रहेगी जमीन में, ये पत्ती एक दिन काले काले रंग की हो जाएगी। तो जब काले रंग की हो जाएगी तो ये क्या हुआ, कार्बन बनने की स्थिति में पहुंच गया। तो जैसे ही कार्बन बनने की स्थिति में पहुंचेगा और जमीन में जीवाणु होंगे, जैसे अभी जीवामृत आपको दिखाएंगे। दो चीजें हैं, मैं अक्सर कहता हूं कि जैसे किसान लोग हमसे जीवामृत ले जाते हैं, अपने घर में बनाते हैं, फिर जमीन में डालते हैं। मैं उनको ये कहता हूं कि जीवाणु तो डाले हैं, क्या उनके लिए कार्बनिक पदार्थ डाला है? तो देखो जैसे हम हैं, अगर आदमी है तो उसको भोजन होना चाहिए, तो जीवाणु है तो उनको जीवाणुओं का भोजन होना चाहिए। जमीन में क्या बढ़ाना है, जीवांश। वनस्पतियां हमारी जीवांश खाती हैं, तो जमीन में जीवांश बढ़ाने के लिए जीवाणु चाहिए और कार्बनिक पदार्थ चाहिए। जब वो जीवाणु इस कार्बनिक पदार्थ को खाएंगे, इसको सड़ाएंगे और मरेंगे तो क्या बनेगा, जीवांश। मरे हुए जीवों का अंश, ठीक है ना, उसका नाम है जीवांश। तो खेत में दो चीजों की जरूरत है, कितना अधिक से अधिक ये कार्बनिक पदार्थ, यानी पशुओं का मलमूत्र, फसलों का अवशेष, बाग बगीचों की पत्तियां, पराली, टटुआ, मूंगफली का, उड़द का जो बचता है, मतलब फसलों का अवशेष, वो खेत को ही रिटर्न कर दो। और साथ में मैंने मेड़ की बात बताई कि रिटर्न कर दिया, जीवामृत डाल दिया और ये जीवांश बन गया। लेकिन खेत की मेड़ नहीं है, बारिश आएगी और इसको सबको बहा के पूरा का पूरा काम आपका बेकार चला गया। तो इसलिए मैं बार बार खेत की मेड़ की बात करता हूं कि खेत की मेड़ बहुत ज़रूरी है। ये मान लीजिए अगर खेत की मेड़ बंदी नहीं है, यानी बारिश का पानी खेत में नहीं रुकता है, क्योंकि बारिश का पानी रुकेगा, खेत में नमी बढ़ेगी, तभी ये कार्बन बनेगा। नमी नहीं होगी तो ये बह जाएगा, और मान लो नहीं बहा तो एक कार्बन नहीं बनेगा और जीवाणु बने रहें, लेकिन इस सूखे पत्ते को जीवाणु नहीं खाएगा, गलेगा तभी खाएगा। ठीक है ना, आइए आपको जीवामृत दिखाएं। हाँ, आप हमसे ले जाओगे जीवामृत तो ये 5 लीटर ले जाओगे। तो जीवामृत ये ऐसा है, देखो आपके यहाँ ऐसा ही बनना चाहिए। जब इस कलर का हो जाएगा और इसकी खुशबू, इसकी सूंघो जरा कैसी बदबू है। जब ये बदबू मारने लगे, ये खुशबू आने लगे, खुशबू कहो, बदबू कहो, स्मेल कहो, तो समझ लो बन गया। तो हमसे जो 5 लीटर ले जाओगे, एक खाली ड्रम में डालना, ठीक है ना, और उसमें 180 लीटर पानी भर देना। और आपको यूज कब करना है, जैसे आप खरीफ में यूज करोगे, जब ज्वार बाजरा बोगे, ठीक है ना, तो बरसात में डालना है। तो 180 लीटर पानी भर दिया, और अभी जुलाई के जब बोगे फसल, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीना है। 180 लीटर पानी में 5 लीटर आपने जीवाणु डाले हैं,
तो 5 लीटर जीवाणुओं को इस तरीके का बनने के लिए 28 से 30 किलो चीनी या 28 से 30 किलो गुड़ या 14 किलो चीनी, 14 किलो आटा, 14 किलो गुड़, 14 किलो आटा, मतलब आटा गुड़ चीनी यही इसका भोजन है। तो या तो पूरी 28 किलो चीनी या पूरा 28 किलो गुड़ या 14 किलो गुड़ 14 किलो आटा 28 किलो। तो 14 किलो गुड़ में 14 किलो मान लो गुड़ और 14 किलो आटा डालना चाहते हो तो क्या करोगे कि 4 का भाग दे दो 14 में, तो 3.5 किलो, ठीक है ना। 3.5 किलो आटा, 3.5 किलो गुड़ आप कल जब डालोगे तो डाल देना। तारीख नोट कर लेना 21। फिर जैसे ही 21 मार्च आए फिर 3.5 किलो गुड़ 3.5 किलो आटा। फिर जैसे अप्रैल आए तो फिर वही, फिर मई आए तो फिर वही, फिर जून आए तो फिर वही। तो हर महीना 30 दिन के बाद आप 3.5 किलो गुड़ 3.5 किलो आटा डालेंगे तो 180 लीटर जीवामृत आपका बन जाएगा, ठीक है ना। बारिश जब आए तो 20 से लेके 40 लीटर तक 1 एकड़ जमीन में इसको आप फेंक देना। छिड़काव कर दे मशीन से? मशीन से ना छिड़काव करो। अगर आपके खेतों में पानी भर जाता है बरसात में तो भरे हुए पानी में इससे 25 लीटर 20 लीटर 30 लीटर तक निकालो बाल्टियों में और एक मग्गे से ले जाके जगह जगह डाल दो, तो पानी में हिल डुल करके बैक्टीरिया सब जगह पहुंच जाएगा। अगर पानी नहीं भरता तो क्या करोगे, 20-25 किलो इससे लीटर लोगे, 1 कुंटल सूखे हुए गोबर में मिलाओगे। गोबर सुखा के रख लेना पहले से, ठीक है ना। और 20-25 लीटर ये मिलाया गोबर में और जैसे यूरिया छींटते हो यूरिया की तरह छींट देना और फिर जुताई कर देना। ये बैक्टीरिया चला गया। बस इसके बाद रबी की खरीफ जब काटना तो खरीफ की फसल का जो भी फसल अवशेष है, अगर जानवर है तो जानवर खाएं, फिर जानवरों का गोबर वापस कर देना। अगर जानवर नहीं है तो फसल का अवशेष वापस कर दो जमीन को। मैंने बोला ये जीवाणु अकेले कुछ नहीं करेंगे, ये रसोइयाँ हैं, किचन में सामान होगा तो भोजन बनाएंगे। और रसोइयाँ ये जीवाणु डाल दिए किचन में, यानी खेत में आपने कार्बनिक पदार्थ नहीं है तो भोजन नहीं बना पाएंगे। हालांकि कुछ ना कुछ तो खेत में रहता ही है, तो जितना रहेगा उतना ही ना बनाएंगे, तो उससे ज़्यादा बनाएंगे, ठीक है ना। इसको डालने के बाद आप अब डीएपी पोटाश जिंक सल्फर सब भूल जाना, सब कुछ भूल जाना। लेकिन यूरिया, ज्वार बाजरा जैसे आप यूरिया डालते हो क्योंकि ज्वार की फसल इतनी बड़ी हो जाएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। अभी आपके खेत में कार्बनिक पदार्थ नहीं बढ़ा है तो नाइट्रोजन की कमी है, तो ये बैक्टीरिया और सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे, लेकिन नाइट्रोजन का मैनेजमेंट अभी ये नहीं कर पाएंगे जब तक खेत में कार्बन नहीं बढ़ेगा। तो यूरिया डालना 3 साल 4 साल तक, जब तक कार्बनिक पदार्थ डालते रहोगे जमीन में जीवांश कार्बन बढ़ता रहेगा। जिस दिन जीवांश कार्बन 0.8 और 1% के आसपास हो गया, यूरिया की भी ज़रूरत नहीं। दूसरा, ये जब बरसात में डाल दोगे और रबी में चना या मसूर बोते हो उकसा लगता है, उकसा बिल्कुल नहीं लगेगा। यानी बरसात में अगर जीवामृत खेत पे पहुंच गया तो मिट्टी से जन्म लेने वाली कोई बीमारी, मिट्टी से जन्म लेने वाली जिनको भूमि जनित रोग कहते हैं, ऐसा कोई रोग खेत में नहीं लगेगा, ठीक है ना। फिर आगे जब कभी आपको दिक्कत हो तो हमसे बात कर लेना।